नमस्कार मित्रों, आप सभी का गुड फ्रेंड्स क्लब में हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने इतिहास का नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है 16 महाजन पद। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये टॉपिक 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उनके इतिहास का फर्स्ट टॉपिक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें से प्रश्न आते रहते हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जगह से प्रश्न आते हैं। तो आज हम 16 महाजन पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको वैदिक काल पढ़ा चुका हूँ। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ा था। उसका समय था 1500 BC से 600 BC। और 600 BC के बाद में 16 महाजन पदों का समय स्टार्ट होता है। 600 BC के बाद में 16 महाजन। तो आज हम 16 महाजन पदों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले देखते हैं महाजन पद का अर्थ देख लेते हैं। महाजन पद, ठीक है। महान मतलब बड़ा हो गया, जन का मतलब कबीले, हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़े थे। और पद माने पैर मान लो, ठीक है। अब हो गए बड़े कबीले के पैर, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब अब इनका साम्राज्य विस्तार हो गया। अब पहले कबीलों से अब जनपद बने थे। अपन देखें ना, ग्रामीण विष और उससे जन बने थे। जन मिल गया, जनपद महाजनपद बन गए। और इसमें बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हो गया। बड़े बड़े साम्राज्य बनने लग गए, ठीक है। और बड़े शहरों का भी उदय हो गया था। बड़े शहर भी बनने लगे थे, शहरों का उदय होने लग गया था, ठीक है। ये हो गया महाजन पद। अब बात आती है महाजन पदों की हमें जानकारी कहाँ से मिली। तो इसमें कई जगह है। एक तो अपना आता है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, उनमें जानकारी मिलती है। उनमें कौन सा है? अंगुत्तर निकाय नाम से ग्रंथ है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। उसमें 16 महाजन पद का विवरण पूरा दिया गया है। 16 महाजन पद, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद में मिलती है जैन धर्म है ना, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। जैन धर्म, उसका ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजन पदों की हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें कई बार मेन मुख्य तो बौद्ध धर्म को ही माना गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना, अंगुत्तर निकाय NCERT के हिसाब से इसी को माना गया है। इसी के आधार पर ये अपने को आगे पढ़ने को मिलता है, ठीक है। पर कई बार जानकारी लिए पूछ लिया जाता है कि अन्य कहाँ पे अपनी जानकारी मिलती है, तो भगवती सूत्र है। और ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों में इनकी जानकारी मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ। पर ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? अधिक महाजन पदों का विवरण दिया गया है। इसलिए मेन बौद्ध धर्म को ही माना गया। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ को माना गया है, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। अब ये महाजन पदों को जैसे आजकल रामायण हम देख रहे हैं, रामायण महाभारत, तो महाभारत में इनका वर्णन मिलता है महाजन पदों का। कुछ के नाम इसमें हम पढ़ेंगे तो आएंगे महाभारत के, ठीक है। तो जैसे अपन देख लेते हैं, मान लो मैप बना लेते हैं कोई चीज का। कोई महाजन पदों को समझने का एक तरीका बढ़िया होता है कि मैप के माध्यम से अगर कोई चीज को समझा जाएगा। चीज अच्छी तरह समझ में आ जाती है मैप के माध्यम से। कोई रटेंगे, कोई चीज रटने बन गया, थोड़ी देर तो याद रहती है वो, फिर उसको भूल जाते हैं अपन। वो चीज को लंबे टाइम याद रखना, मतलब समझ के याद रख पाओगे। ऐसे अपन अगर कोई चीज को याद रखना चाहेंगे ना, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये अपना इंडिया का मैप हो गया मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ राज्य तो अब तो चलो भारत अपना ये, पहले तो भारत का क्षेत्र और ज्यादा, जैसे आर्यवर्त है तो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था, अब कम हो गया। वक्त उस समय महाजन पद था, उसमें था आगे तक फैला हुआ था। इसमें पहला राज्य था कौशंबी, ये अपना कंबोज, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र से आगे अपना पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां पे है अभी कंबोज। इसकी राजधानी थी अटक, ठीक है। ये राजधानी हो गई और ये उसमें जनपद हो गए, ठीक है।
एक जनपद तो ये था अपने इंडिया से बाहर का, आप देख लेते हैं आज के हिसाब से। और एक था गांधार, गांधार जो अभी पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में है। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसको विस्तार से हम थोड़ा सा पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको थोड़ा सा और विस्तार से समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब ये दो के तो बाहर के थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो अपने राजस्थान के स्टूडेंट है, राजस्थान के संबंधी एग्जाम होते हैं ना, उनके लिए अपने राजस्थान का हिस्सा 3 में मुख्य आते हैं। उसमें एक तो मत्स्य, मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर, ठीक है। और इसके बाद में इसके पास में एक था मथुरा, इसमें था सूरसेन नगर, सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, जो आज भी मथुरा ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। एक यहाँ था कुरुक्षेत्र, दिल्ली हरियाणा का कुरुक्षेत्र, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। ये तो हो गए अपने राजस्थान के 3, अपने को इनमें से कई बार प्रश्न आते रहते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ आता है ये नेपाल का हिस्से, यहाँ पे 4 राज्य है। एक पंचशील आता है, पंचशील, जिसकी राजधानी थी आई छतरपुर, आई छतरपुर हो गई, ठीक है। इसके बाद में आता है कौशल, कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है, ये श्रावस्ती होगी। इसके बाद में यहाँ पे 2 राज्य थे, एक तो मल, मल के नाम से था, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। और इसके पास में एक था वज्जी, वज्जी जगह का मैं इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, ठीक है। और इसके बाद में एक था यहाँ पे अंग प्रदेश, जो कर्ण राजा हुआ था यहाँ का अंग, अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है, चंपा। इसके बाद इधर आए तो एक आता है यहाँ पे काशी, जो काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, जो आज भी वाराणसी है, उसका नाम वाराणसी, ठीक है। वाराणसी के बाद में आता है मगध, मगध राज्य सबसे बड़ा राज्य हुआ था बाद में, मगध जनपद है ना, इसकी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र बोल सकते हैं, पाटलिपुत्र, ठीक है। और एक यहाँ था यहाँ पे वत्स, वत्स की राजधानी थी, अपन देख लो कौशाम्बी, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। एक यहाँ पे था चेदी, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती इसकी राजधानी थी, ठीक है। ये तो हो गए यहाँ पे ये पूर्वी साइड के हिस्से। अब इसके बाद एक यहाँ महाराष्ट्र का हिस्सा था, महाराष्ट्र का लगभग है ना, अभी जो महाराष्ट्र है वहां पे था अवनति, अवनति, अवनति की राजधानी थी उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। और एक दक्षिण का मात्र राज्य था, इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक है दक्षिण का राज्य है अस्मक, अस्मक नाम से था, अस्मक। और इसकी राजधानी थी पोटल भी बोल जाता है, पोटल या पोतिन, पोतन, ठीक है, पोटल या पोतन बोला जाता है, ठीक है। और ये था यहाँ पे गोदावरी नदी के पास में, गोदावरी नदी थी यहाँ पे, उसके दक्षिण भाग में यहाँ पे है। तो इसलिए अब ये हो गए अपने 16 महाजनपद कुल, इसमें दक्षिण में एक ही था और ये 2 बाहर के हैं, इसलिए इनको पढ़ना भी अपने अत्यावश्यक है, क्योंकि ये 2 इंडिया से बाहर हो गए। पहले तो इंडिया में था, अब इंडिया के बाहर है 2, इसलिए पढ़ना जरूरी है। दक्षिण का एक मात्र है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और इसके बाद में ये 3 अपने राजस्थान के संबंधित है, इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। और एक मगध, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे, मगध ऐसा राज्य था जो इनमें सबके जनपदों पे अपना अधिकार जमाता है और भारत को एक करता है, ठीक है। तो इसमें कंबोज और ये गांधार, ये 2 ऐसे क्षेत्र थे, आपस में लड़ते रहते थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते थे, इसलिए अपना उत्तरी पश्चिमी सीमा हमेशा कमजोर रही तो विदेशी आक्रमण यहीं से अपने को होते थे। अब कंबोज, कंबोज की राजधानी की हटक, गांधार, गांधार जो अपने महाभारत देखते हो, महाभारत में गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी है और दुर्योधन की माता है, वो गांधार प्रदेश की थी, इसलिए उसको गांधारी नाम दिया गया था कि गांधारी है। और उसकी राजधानी है तक्षशिला, तक्षशिला। और नालंदा विश्वविद्यालय हम पढ़ते हैं अपने
ये दोनों विश्वविद्यालय रहे अपने भारत के। और उसमें जिसमें ये अपने भारत के विश्वविद्यालय थे ना, उसमें विदेशों में कहीं पे और कहीं पे भी विश्वविद्यालय नाम ही नहीं जानते थे, ये था। तो अपने उस समय स्वर्णिम भारत रहा, क्यों रहा कि उसमें अपने अपने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, बड़ी बड़ी संस्कृति थी, पढ़ाई पे संस्कार पे बहुत ध्यान दिया जाता था, इसलिए अपना स्वर्णिम काल माना जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति को छोड़ते गए। माना जाता है अगर किसी राज्य को या किसी देश को गुलाम बनाना है या वहाँ पे बर्बाद करना है उसको, तो उसकी संस्कृति या उसकी शिक्षा व्यवस्था ना, उसको नष्ट कर दो आप। उसको नष्ट कर दिया तो वहाँ की जनता ऑटोमेटिक गुलाम बन जाएगी, मतलब उनमें खुद में ही लड़ाई झगड़े होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि जब भी भारी आक्रमण होते थे, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम उनको जलाया जाता था, उनको नष्ट भ्रष्ट किया जाता था। और इसी प्रकार अपने अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी ये किया कि मैकाले पद्धति थे, मैकाले ने कहा कि अगर इंडिया को अपने गुलाम बनाना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को खत्म करके अपने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लानी होगी। और उसमें इस प्रकार होगा कि ये दिखने में तो शरीर और रंग रूप से तो ये भारतीय होंगे, पर दिमाग से अंग्रेज होंगे ये, और अपने लिए काम करेंगे हमेशा के लिए। तो उन्होंने अपनी मैकाले पद्धति लाई और अपने को क्लर्क बनाने का काम किया कि इनको क्लर्क बनाओ खाली, और कुछ शिक्षा नहीं देनी इनको क्लर्क वाली शिक्षा देनी है, जिससे ये हमेशा के लिए अपने हमारे लिए काम करते रहे। और वही पद्धति आज भी वो मैकाले पद्धति आज भी चली आ रही है, रटा विक्सन, बस रट लो। तो आपको पता रट के हम कितनी देर याद रख सकते हैं, एक चीज थोड़ी रटनी है अपने को, रटी हुई चीज अपने थोड़ी देर दिमाग में रहती है, कुछ दिन उसको याद नहीं करो तो भूल जाओगे आप। इसलिए जो जब समझी जाती है तो समझने के बाद में वो चीज हमेशा अपने को याद हो जाती है। इसलिए कोशिश करो, अगर आपको लंबे टाइम याद रखना है और सभी चीजों को अच्छी तरह समझना है तो उस चीज को समझ के अपने दिमाग में फिट कर लो, उसका मैप बना लो। मैप बना लोगे तो वो चीज हमेशा आपके दिमाग में याद रहेगी, और जब भी आप उसको थोड़ा सा कोशिश करोगे याद आ जाएगी, रटी चीज कभी याद नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गई अपनी बात। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसमें टॉपिक पे आते हैं वापिस। ये गांधार और कमौज की बात हो गई अपनी। इसके बाद अपन पहले चलते हैं जयपुर, ये मत्स्य नगर, ये अपने आज का जयपुर है ना, जयपुर भरतपुर अलवर का क्षेत्र आता है वो उसमें। और इसकी राजधानी थी विराट। अब विराट में आपने महाभारत काल में देखा है कि महाभारत में पांडवों को अज्ञातवास मिलता, तब यहाँ विराटनगर आके ही वो इस यहाँ पे विराटनगर में वो सुखते हैं और यहाँ के राजा के शरण में कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कुरु इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को भी किसने बसाया था? पांडवों ने बसाया था, तो इसलिए उनको इंद्रप्रस्थ नाम दे दिया गया। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र आता है, इसमें थोड़ा सा अपना अलवर का हिस्सा भी ये उत्तरी हिस्सा आता है। और सूरसेन जो मथुरा, आज भी मथुरा है वहां पे कृष्ण भगवान की, तो सूरसेन में अपना रास्ता कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, करौली और अलवर का ये पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा आ रहा है। जैसे मान लो ये अलवर है अपना, अलवर का ये पूर्वी हिस्सा तो आ रहा है सूरसेन में, ये उत्तरी हिस्सा आ रहा है कुरुक्षेत्र में, बाकी हिस्सा आ रहा है अपने मत्स्य प्रदेश में। ठीक है, ये अलवर की बात होगी। तो इसमें से थोड़ा ध्यान रखना, कई बार अपने रिट में, पटवार में या पुलिस वाले में राजस्थान के एग्जाम होते हैं ना, इनमें से मत्स्य से कई बार प्रश्न आ चुके हैं और आने की संभावना है, तो ध्यान रखना। अब बात चलती है पंचशील। पंचशील छतरपुर का, इसकी राजधानी थी कौशल। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, जो अभी कौशल है ना अपना क्षेत्र, ये अपने अयोध्या का क्षेत्र है। ठीक है, अयोध्या बिहार का बॉर्डर वाली सीमा, यूपी वाला सीमा है। ठीक है, अब इसमें बात आती है मल। मल जो कुशीनगर, इसकी राजधानी थी वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली, हमने बता दिया आपको। इसमें आप ध्यान रखना, ये 16 महाजनपद है ना, इसमें 14 महाजनपदों तो राजतंत्रात्मक शासन था, और वज्जी और मल पे गणतंत्रात्मक था। मतलब यहाँ पे 2 ऐसे जनपद थे जहाँ पे जनता राज्य राजा चुनती थी, बाकी जगह तो वंशवाद था, राजा का बेटा ये राजा बनेगा। पर ये 2 ऐसे जनपद थे जहाँ पे आज भी जनता चुनती थी राजा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो ये टॉपिक 2 बात इंपॉर्टेंट है यहाँ की, कि मल और वज्जी 2 ऐसे जनपद थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक था, बाकी जगह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, और अब यहाँ नीचे आते हैं अंग प्रदेश। अंग की राजधानी चंपा, और आपने महाभारत में सुना होगा कि कर्ण अंग प्रदेश का राजा है, यहाँ का राजा उसमें कर्ण था। ठीक है, काशी। काशी अपनी वाराणसी वाला क्षेत्र है, आज भी वाराणसी है, वहीं पे वो काशी की राजधानी वाराणसी है। अब बात आती है इधर मगध। मगध जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन जनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा मगध का नाम आता है। मगध के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र या राजगृह। ठीक है, और मगध के बाद इधर आता है वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और चेदी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। चेदी में आप महाभारत में सुनते हो शिशुपाल, जो चेदी नरेश बोलता है, मैं चेदी नरेश शिशुपाल, तो ये वो है चेदी प्रदेश। ठीक है,
अब इधर आती अवनति। अवनति जो महाराष्ट्र का, जो अभी महाराष्ट्र है वहां का स्थान है, और अवनति उज्जैन इसकी राजधानी थी। ठीक है, अब दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण में मात्र एक ही जनपद था, अस्मक, और अस्मक की राजधानी पोटल या पोतन है, और जो गोदावरी नदी है दक्षिण में, गोदावरी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो ये हो गए अपने 16 महाजनपद। तो इसमें मुख्य आपको 2-3 को ध्यान रखना है, और एक अस्मक, ये गोदावरी वाला जो दक्षिण में एक ही है अपना, और मत्स्य, सूरसेन और कुरुक्षेत्र, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से रख लेना। मगध के बारे में अब आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मगध ने ऐसा काम भी पूरे भारतवर्ष को, एक अखंड भारतवर्ष मगध राज्य ने किया था। तो मगध राज्य के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब चलते आगे, थोड़ा सा इसमें देख ले महाजनपदों पे, उसमें विशेषता देख लेते हैं। महाजनपद की विशेषता ये थी, इसमें बड़े बड़े किले बनने लगे थे, बड़े वह सुरक्षित किलों का निर्माण शुरू हो गया था। अब इसमें क्या है, जैसे अपने चित्तौड़गढ़ का किला है या कुंभलगढ़ का किले हैं, जो अलग अलग राज्यों के किले बने हुए हैं, वो कैसे है, सुरक्षित किले है, बड़े बड़े किले बनाने लगे, या तो पहाड़ी के ऊपर बनाने लगे, या चारों तरफ पहाड़ियां, बीच में पहाड़ियों में मध्य है, या चारों तरफ पानी है, पानी के मध्य ये अपने किले बनाने लग गए थे, जिससे उनको क्या सुरक्षा मिल गई। अब जल्दी से इन पे कोई आक्रमण नहीं कर पाता था, आक्रमण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो इन्होंने इस समय क्या किया, बड़े बड़े किले निर्माण शुरू कर दिए, वो भी सुरक्षित किले। ठीक है, और शान शौकत भी इन्होंने दिखाने लग गए थे। शान शौकत ये कैसे दिखाए कि मतलब वो राजा उससे बड़ा किला बना रहा है, वो उससे बड़ा और भव्य किला बनाना लग रहा है। इस समय ये कार्य शुरू हो गए थे, सबके सब राजा अपने अपने किले बनाने आरंभ कर दिए थे। अब इसके बाद बात आती है कि मगध राज्य की। अब बात करते हैं अपने मगध राज्य की कि भी अन्य राज्य आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, या जनपद आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, और ऐसा इसमें क्या था मगध में कुछ को इतना आगे बढ़ा, सब पे एकाधिकार किया, उसको थोड़ा देख लेते हैं अपन। ठीक है, कुछ तो अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी खासियत होती है, या क्वालिटी होती है, या कुछ अलग वजह होती है जिससे वो आगे बढ़ पाते हैं, अन्य राज्य आगे या जनपद नहीं बढ़ पाते। तो अब मगध की बात करते हैं। मगध, ठीक है, मगध राज्य के उदय के कारण देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कारण माना जाता है इसका भौगोलिक क्षेत्र। इसका भौगोलिक अवस्था है ना, वो बहुत अच्छी थी। भौगोलिक अवस्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो अच्छी कैसे थी, एक तो यहाँ पे लोहे की खानें मिली इनको पर्याप्त मात्रा में, लोहे की खान पर्याप्त मात्रा में थी, एक तो इनको ये फायदा हो गया। इससे क्या हुआ, इसी ये लोहे के हथियार, लोहे के मजबूत हथियार बनाने लगे, मजबूत हथियार हो गए और काफी मात्रा में बनने लगे थे। क्यों, अगर अपने पास हथियारों की कमी नहीं होगी ना तो युद्ध जितना आसानी हो जाता है। तो इनके बाद एक तो हथियारों की कमी नहीं रही, क्यों, लोहे के खान प्राप्त हो गई, लोहे खान से बड़े बड़े हथियार और मजबूत हथियार बनाने लगे और काफी मात्रा में हथियार बनाने लगे, और ये अन्य राज्यों के पास सुविधा नहीं थी। दूसरा इनके पास क्या है, गंगा यमुना का क्षेत्र था, यमुना का दोआब का क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र। इससे क्या हुआ, इससे इनकी मिट्टी उपजाऊ थी। दोआब के क्षेत्र कारण मिट्टी, तो नदियां भाग के ला रही है, वो पानी की भरपूर मात्रा है, तो मिट्टी क्या है, उपजाऊ है यहाँ की, उपजाऊ। अब मिट्टी उपजाऊ होगी तो फिर क्या होगा, कृषि अधिक होगी, कृषि अधिक होगी तो अन्न अधिक मात्रा में मिलेगा हमें, अन्न अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हुआ। अब आप भी जानते हो, अगर जिस देश के पास अन्न की भरपूर मात्रा हो, अन्न की कोई कमी नहीं हो ना, तो फिर वो अपना दिमाग या अपना ध्यान दूसरी चीज में लगा सकता है, दूसरे विकास में लगा सकता है। तो मगध के पास ये थी कि उसके पास अन्न अधिक मात्रा में था, तो अन्न अधिक मात्रा में खाने पीने की अगर उसके पास कोई समस्या नहीं रही,
तो अब वो दिमाग अपने दूसरी तरफ लगाने शुरू कर दिया, अपना क्षेत्र विस्तार शुरू कर दिया। इसलिए अधिक अन्न होने के कारण इनकी सेना बड़ी हो गई। सेना बड़ी हो गई। सेना बड़ी कैसे हुई कि उस समय सेनाओं को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे, उस समय अन्न ही दिया जाता था। अन्न के आधार पर ही सैनिक भर्ती की जाती थी। तो अन्न उनके पास भरपूर मात्रा में था, तो इसलिए इन्हें सेना अपनी बड़ी कर ली। सेना को अन्न देने के लिए पर्याप्त था इनके पास, ये फायदा हुआ। तीसरा इनका फायदा ये हुआ, इनके पास जंगल बहुत थे। जंगल से लकड़ी प्राप्त हुई, लकड़ी व हाथी प्राप्त हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, लकड़ी से इन्होंने क्या बना लिया, किले बना लिया और हाथी को सेना में भर्ती कर लिया। हाथियों को सेना में भर्ती कर लिया, जिससे क्या हुआ, सेना मजबूत हो गई इनकी, और ना मजबूत हो गई। अब जैसे हाथी अगर सेना मांगे तो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई उनकी, कि हाथियों से एक तो बड़े विशाल उत्तर क्षेत्र में बैठे हुए और आराम से सेना में लड़ सकते थे, तो इनकी सेना बहुत मजबूत हो गई। ये इनको और फायदा हो गया। अब अगला फायदा क्या हुआ, इनकी राजधानी बहुत अच्छी जगह थी। राजधानी कहाँ थी, एक तो राजगृह थी, दूसरी इनकी थी पाटलिपुत्र। अब कैसे थी इनकी राजधानी सुरक्षित, इनको कैसे फायदा मिला, राजगृह थी 5 पहाड़ियों से घिरी, 5 पहाड़ियों के मध्य थी, जिससे क्या मिला इनको, प्राकृतिक सुरक्षा मिल गई। प्राकृतिक सुरक्षा। अब जैसे 5 पहाड़ियों के मध्य है, तो मतलब यहाँ पे किसी को आक्रमण करने के लिए पहले 5 पहाड़ियों को क्रॉस करना पड़ता था। किधर से भी आते थे तो पहाड़ियाँ चारों तरफ, तो पहाड़ियाँ पहले पहाड़ियों को क्रॉस करो फिर अंदर आओ। तो इतना ना हर एक के बस की बात नहीं थी, पॉसिबल नहीं थी। इनके पास सेना भी वैसे ज्यादा है और फिर ये और इनको बेनिफिट मिल गया। दूसरी इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ये कहा था, ये सोन और गंगा के मध्य थी, मतलब जल दुर्ग बन गया था ये, जल दुर्ग। मतलब चारों ओर पानी का पानी था इनके पास, तो अब पानी को क्रॉस करके, मतलब नदियों को क्रॉस करके फिर सेना को हमला करने के लिए आना पड़ता था, तो वो भी मुश्किल था। इसलिए इनकी दोनों राजधानी बहुत अच्छी जगह और मजबूत जगह थी। एक को प्राकृतिक सुरक्षा मिल गई, एक को दूसरे को जल दुर्ग मिल गया। ठीक है, ये इनको फायदा गया। और इसके बाद अगला फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे व्यापार अच्छी तरह होने लगा। व्यापार मतलब बड़े बड़े नगर बनने लगे, नगर व धातुओं का काम हो गया। मतलब ये धातुओं के बड़े बड़े और काम में लेने लगे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने कर भी बढ़ा दिया, कर संग्रहण अधिक कर दिया। और कर अधिक कर दिया मतलब इनके पास और साधन संपत्ति मिलने लगे। तो ये इनके मेन इतने मुख्य कारण यही है कि मगध को इतने सारे मुख्य चीजें मिली, जिसके कारण वो आगे बढ़ा। अब अन्य राजाओं के पास क्या है, अन्य जो जनपद थे इनके पास ये सुविधाएं नहीं थी किसी के, ना ही तो उनके पास लोहे की खाने थी, ना ही उनके पास जैसे उपजाऊ मिट्टी थी जिससे कृषि अधिक कर सके, और ना ही उनके पास जो उनकी राजधानी थी ना, जो प्राकृतिक या जल दुर्ग इतनी सुरक्षित थी। तीसरा कारण था, अब जैसे कम्बोज है वो गंधार के साथ लड़ते रहते थे। अब जब 2 राज्य एक साथ लड़ेंगे ना, तो उनकी शक्ति क्या आपसे लड़ने में चली जाएगी, जैसे ये दोनों कमजोर हो गए। इधर ये कुरु और पंछी लड़ते थे, इधर मत्स्य, ये जो भी अन्य जनपद थे ना, खुद एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लड़ने से क्या इनकी शक्ति हमेशा कमजोर रही और इनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ लग ही नहीं पाया। और इसी कारण ये जो उत्तरी पश्चिम भाग अपना कमजोर रहा, तो विदेशी आक्रमण यहीं से इन दलों से होके करते थे। ठीक है, ये हो गया इनका मगध का। अब हम मगध की थोड़ी वंशावली देख लेते हैं कि मगध में किस किस ने शासन किया और किस प्रकार शासन किया। तो कि मगध को शासन करने वाले पे भी डिपेंड करता है, तो वो किस प्रकार शासन कर रहा है, किस प्रकार मैनेजमेंट कर रहा है, जिससे मगध आगे बढ़ा। जैसा राजा होगा उसी प्रकार से उसकी राज्य की नागरिक होंगे, उसी प्रकार राज्य की विकास होगा। राजा अच्छा होगा तो राज्य का विकास अच्छा होगा, राजा अच्छा नहीं होगा तो विकास भी अच्छा नहीं होगा। तो मगध वंशावली, मगध वंश की वंशावली। मगध वंश शुरू होता है, इसका काल 544 बीसी से और लगभग माना जाता है 413 बीसी का समय माना जाता है मगध का। ठीक है, और इसमें शुरू करते पहला नंबर आता है आर्यक वंश।
प्रथम वंश इसका मगध का हर्यक वंश है। दूसरा है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। और तीसरा आता है इसका नंद वंश, और चौथा अपने आता है इसका मौर्य वंश, मौर्य वंश, ठीक है। और पांचवा इसका आता है सोमवंश, ठीक है, सोमवंश हो गया। और छठा अंतिम आता है इसका कर्णव वंश, ठीक है। ये इसके मगध के 6 वंश हो गए थे, ठीक है। इसमें आप देख लेते हैं, प्रथम हर्यक वंश देख लेते हैं। हर्यक वंश का टाइम माना जाता है, ये इसका मगध का वंश नहीं है, टाइम बता देते हैं इसका हर्यक वंश का समय माना जाता है 544 बीसी से 412-13 बीसी तक इनका लगभग समय माना जाता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, फिक्स वो तो आपको पहले बता चुके हैं, फिक्स तो है नहीं। हर्यक वंश, हर्यक वंश में सर्वप्रथम होते हैं बिंबिसार, प्रथम शासक होता है बिंबिसार। मगध का संस्थापक यही है, संस्थापक, ठीक है। मगध वंश संस्थापक यही है, प्रथम बिंबिसार है। और इसने संस्थापक हो गया, और इसकी राजधानी पहले बहुत राजगृह बनाई, प्रथम राजधानी इन्होंने बनाई। और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी खूब किया, राज्य विस्तार किया। ये आसपास के क्षेत्र थे, इनको अपने अंदर मिला लिया युद्ध करके। इनके पास सेना खूब थी, खूब साधन थे। और इसी समय लगभग बौद्ध व जैन धर्म इसी समय ये समकालीन माने जाते हैं, कालीन। इसी समय लगभग जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, ठीक है। ये होगा बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद इसका पुत्र आता है अजातशत्रु। ये क्या है? ये अपने पिता की हत्या कर देता है और गद्दी में बैठता है। पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है, ठीक है। अजातशत्रु क्या करता है? अपने बिंबिसार, अपने पिता है ना, इनकी हत्या करके फिर ये अपने गद्दी प्राप्त करता है, ठीक है। और ये भी राज्य विस्तार खूब करता है, राज्य का विस्तार करता है, ठीक है। और इसी समय बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति होती है। अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म की है ना प्रथम संगीति होती है, जो उसमें राजगृह में, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कौन से राजगृह में हुई है, कौन से राज्य में हुई है, मगध राज्य के, और मुख्यालय ये राजगृह, ठीक है। और किसके समय हुई? अजातशत्रु के समय हुई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसके बाद में एक उन्होंने और काम किया, अजातशत्रु ने 2 हथियार बनाए थे, मतलब विनाशक हथियारों का निर्माण किया था। कौन से थे? एक तो था महाशिला कंटक, ठीक है, एक तो महाशिला कंटक हो गया, और दूसरा हो गया रथ मुसल, ठीक है। ये 2 हथियार इन्होंने बहुत खतरनाक आविष्कार कर लिए थे। अब इनका आपने बाहुबली मूवी देखी होगी आप सभी ने। बाहुबली में ये दोनों को दिखाया जाता है, एक में तो बड़े बड़े पत्थरों को एक बड़े मशीन के द्वारा दुश्मन सेना में फेंका जाता है। दूसरा रथ मुसल में रथ के आगे एक बहुत बड़ा चक्कर चलता रहता है, जिसमें धारदार चक्कर होता है, जिसमें जो भी सामने आता रहता है वो कटते रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 उन्होंने बड़े आविष्कार कर लिए, जिससे इनके आसपास का जो भी क्षेत्र ना, इनमें कौशल, सूरसेन और वत्स, मल्ली, वजी, इनको सबको अपने कवर में कर लिया था। इन्होंने अपना राज्य विस्तार खूब कर लिया था अजातशत्रु ने, तो इनको ये फायदा मिला। और अगला इसमें हुआ एक कि गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध का निर्माण भी इसी समय हो गया था,
निर्माण इसी समय हो गया था गौतम बुद्ध को। तो ये भी पूछा जा सकता है किसके समय हुआ था, अजातशत्रु समय गौतम बुद्ध का निर्माण भी हो चुका था, पर संगीति भी इसी समय हुई थी अजातशत्रु समय, और कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, ये बात आती है। अब अजातशत्रु के बाद में आता है उदयनी, इसका पुत्र है उदयन। उदयन भी क्या करता है, अपने पिता की हत्या करता है। जैसे अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है, वैसे फिर उदयनी भी अजातशत्रु की हत्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। ठीक है, ये हो गई बात, हत्या कर देता है। और फिर ये अपनी अब राजधानी है ना, अब अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले जाता है। पाटलिपुत्र अपनी राजधानी अब पाटलिपुत्र स्थापित कर देता है उदयनी, और विशेष के बारे में कोई विवरण नहीं। उसके बाद में आता है इसके अगले नेक्स्ट हरिवंश के उदयनी के बाद में एक तो आता है इनका अनिरुद्ध, ठीक है, एक है मूड, और इसके बाद में लास्ट अंतिम शासक है नागदशक। ठीक है, नागदशक इनका अंतिम शासक है, ये वंश का है। और नागदशक को है ना, इसका अमात्य नागदशक का अमात्य होता है जो शिशु नागवंश है, जो उसको गद्दी से हटा देता है। शिशु नाग इसका अमात्य होता है जो नागदशक को गद्दी से हटा देता है, गद्दी से हटा देता है और अपना राज्य स्थापित कर लेता है। इसके बाद में शिशु नागवंश प्रारंभ होता है। यहाँ तक तो ये चला हरिवंश। हरिवंश का टाइम हमने आपको बता दिया 544 बीसी से 413 बीसी के मध्य था। और इसके प्रथम शासक थे बिंबिसार, मगध राज्य के भी स्थापक थे। और उसके बाद अजातशत्रु आता है जो अपने पिता की हत्या करता है, और इन्हों के समय ही बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। और इन्होंने 2 हथियार बनाए थे, ये भी याद रखना, महाशिलाकंटक और रथमुसल। ठीक है, और इसी समय गौतम बुद्ध का निर्माण भी हो जाता है। उदयनी आता है, उदयनी भी अपने पिता की हत्या करता है। ठीक है, और ये अपनी राजधानी अब पाटलिपुत्र ले जाता है। इसके बाद अंतिम 3 शासक होते हैं, ये इनको कोई विशेष कुछ ये कर नहीं पाते हैं। और नागदशक को इनका अमात्य शिशुनाग है, वो इनको गद्दी से हटा देता है और अपना राज्य स्थापित कर देता है। तो इसके बाद में शुरू होता है इनका शिशुनाग वंश, इससे शुरू होता है। वो शिशुनाग वंश में कौन कौन हुए, क्या क्या इन्होंने किया, कार्य किया, आगे मगध का कहाँ विस्तार किया, कितना विस्तार किया। और दूसरा आता है अपना शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, अब इसके प्रथम शासक थे शिशुनाग ही था, शिशुनाग। और दूसरा था कालाशोक। ठीक है, ये 2 शासक शिशुनाग वंश में होते हैं। कालाशोक और शिशुनाग वंश ये मिलके अपने राज्य को ये वंश चेदी और इनको आगे बढ़ाते हुए बढ़ा लेते हैं। और कालाशोक अपनी राजधानी होगा ना, जो ये वैशाली ना, गज्जी की वैशाली, इसको बना लेता है। क्योंकि अब इनका क्षेत्र और ज्यादा अधिक बढ़ गया, तो अब इनकी राजधानी होगी वैशाली राजधानी होगी मगध की। पाटलिपुत्र वो तो है, ये अब नई राजधानी और बना ली इन्होंने, एक राजधानी, तीसरी राजधानी और बना ली। ठीक है, और इसी समय बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, द्वितीय बौद्ध संगीति, और वो कहाँ होती है, वैशाली में होती है। ये ध्यान रखना, द्वितीय कहाँ हुई थी, बौद्ध संगीति, तो द्वितीय वैशाली में हुई थी। किनके समय, कालाशोक के समय हुई थी। ठीक है, और शिशुनाग वंश का समय माना जाता है लगभग इनका 413 बीसी से और 345 बीसी तक का माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना काल तक शासन किया था। ये होगा इनका शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद में आती है अपना नंदवंश प्रारंभ होता है। नंदवंश का समय माना जाता है 345 बीसी से और ये 325 बीसी का समय माना जाता है। ठीक है, इसमें प्रथम शासक होते हैं इनके महापद्मानंद।
ठीक है। महापद्मानंद इनके प्रथम शासक होते हैं और इनको एकराट या एक छत्र की उपाधि मिलती है, उपाधि प्राप्त होती है। एकराट की हमने पढ़ा था ना उत्तर वैदिक काल में, किया अब राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेने प्रारंभ कर दिए, सम्राट, भोज, एकराट, मतलब सब पे शासन कर लिया तो वो एकराट हो गए, तो इन्होंने एकराट की उपाधि प्राप्त की। दूसरा माना जाता है कि ये गैर क्षत्रिय शासक थे। कुछ लोग बोलते हैं ये शूद्र भी थे, शूद्र शासक थे, और जिन्होंने पूरे जितने भी 16 महाजन पद थे ना सबको अपने कब्जा में ले लिया, सब पे अधिकार कर लिया था, इसलिए इनको एकराट की उपाधि प्राप्त होती है। गैर क्षत्रिय माने जाते हैं और कुछ लोग इनको शूद्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई इनके। इनके बाद में आते हैं दूसरे शासक इनके नंदवंश में घनानंद। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनके समय चाणक्य भी होते हैं, चाणक्य के बारे में, या कौटिल्य बोलते हैं उनको, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि इन्हीं के समय वो ब्राह्मण थे और वो अपने इनके घनानंद के दरबार में आते हैं, बोलते हैं कि एक तो जनता परेशान हो रही है आपसे और आप मौज मस्ती में लगे हुए हो, बाहर से बहुत सारे विदेशी आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, आप ना ही तो अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित करने की तैयारी कर रहे हो, ना ही सेना की देखभाल कर रहे हो, ना ही जनता का सही ध्यान रख पा रहे हो, और आपके साम्राज्य में शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्था फैल चुकी है, जनता परेशान है। जनता क्या थी? परेशान थी, शांति। कर बढ़ा दिया गया था, कर और अधिक बढ़ा दिया गया था, कर अधिक कर दिया, इस कारण बहुत परेशान थी। तो जब चाणक्य इनके दरबार में पहुंचे, इनसे ये बातें कही तो ये नशे में दूर थे और ये नाराज हो गए चाणक्य से, बोले कि चाणक्य को खत्म कर दो। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि घनानंद मैं तुम्हें नष्ट करके छोड़ूंगा। और फिर चाणक्य ने क्या किया? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य ने इनके घनानंद की हत्या कर दी थी। मौर्य काल हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और इसी समय ये अपना घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रारंभ होता है, जो मौर्य वंश कहलाता है। जो मौर्य वंश अखंड भारत आगे हम इसमें अशोक के शिलालेख वगैरह अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बारे में बात आती है, इसके थोड़े से बाहरी आक्रमण भी अपने पास होते हैं, तो उनको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो मगध राज्य का यहाँ तक हमने देख लिया, मगध राज्य हो गया। अब इसके बारे में आगे आता है कि विदेशी शासक भी कुछ हमला करते थे हिंदुस्तान पे। कौन कौन सा पहले बहुत आक्रमण हुआ, थोड़ा बहुत हम जानकारी देख लेते हैं। देखो, पहला साइरस का आक्रमण माना जाता है बाहरी विदेशी। साइरस जो लगभग माना जाता है 544 बीसी से 529 बीसी के मध्य माना जाता है। ये साइरस का पहले बहुत आक्रमण हुआ था। ठीक है, साइरस के बाद में डायरम का आक्रमण माना जाता है लगभग 525 बीसी के करीब माना जाता है। इसने पंजाब, सिंधु, यहाँ के क्षेत्र को, अब जैसे कंबोज और गंधार थे ना, ये आपसे लड़ते थे। ये उत्तरी पश्चिमी सीमा अपनी क्या है, कमजोर हो गई। कमजोर होने का क्या है, ये विदेशी आक्रमण यहीं से होते थे, यहीं से होते हुए आगे बढ़ते थे। अब पहले यहाँ पे हुआ, फिर ये पंजाब हरियाणा अपना यहाँ का क्षेत्र है, सिंधु का क्षेत्र, यहाँ पे दूसरा आक्रमण यहाँ होता है। तीसरा आक्रमण अपन देखते हैं जो फेमस है सिकंदर का, जो लगभग माना जाता है सिकंदर का 325 बीसी के करीब माना जाता है। ठीक है, इस समय ये घनानंद ही यहाँ के शासक थे अपने, तो घनानंद के समय इन्होंने किया था। ये ग्रीस के शासक थे, सिकंदर है वो ग्रीस का शासक था। और इन्होंने पहले बहुत यहाँ पे हिंदुस्तान में राजा पोरस के साथ युद्ध होता है, और युद्ध बड़ा युद्ध होता है, ये लंबे टाइम चलता है। उसके बाद राजा पोरस सिकंदर से हार जाते हैं। सिकंदर से हारने के बाद आगे ये सिकंदर की सेना आगे युद्ध करना बंद कर देती है। अब यहाँ पे इसके अपने हिंदुस्तान के साथ राजा पोरस के साथ अंतिम युद्ध माना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि घनानंद की सेना बहुत बड़ी थी, क्योंकि महापद्मानंद एकराट थे, मतलब उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, तो इसलिए माना जाता है सिकंदर की सेना आगे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है कि घनानंद की सेना विशाल सेना है, इसलिए युद्ध नहीं करेंगे।
तो ये भारत में एंट्री कहाँ से करते थे? ये खेवर दर्रा है, खेवर दर्रा, दर्रा से मतलब ये अपने यहाँ के पहाड़ बड़े हिमालय ये अलग अलग पहाड़ है ना, इन पहाड़ों में मध्य जो जगह होती है ना, बीच में से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के मध्य, वो दर्रे अलग अलग दर्रे, दर्रों से क्या है ये विदेशी आक्रमण यहाँ से करते थे। ये अपना खेरा दर्रा है, इससे सिकंदर और ये साइरस डायरम ये यहीं से भारत में एंट्री करते थे। ठीक है, ये हो गया अपना मगध, ये मगध का हो गया पूरा महाजन, 16 महाजन पदों का हमने आज विवरण देख लिया पूरे कि 16 महाजन पद कहाँ कहाँ है, उनके मुख्यालय कहाँ है, और इसको विस्तार 10वीं वाले भी विस्तार से दे सकते हैं। उनका मुख्य इतना ही बताया गया है कि शासक कहाँ है और उनके शासन का मुख्य उनका कहाँ होता था, तो ये बताया। इसके बाद में और उनको फायदा हो गया कि ये और अधिक इसमें समझ सकेंगे, और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस प्रकार हमने आज 16 महाजन पद कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इसके बाद में हम आगे का मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो, और अगर उसमें कोई सुझाव हो तो सुझाव अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के, तो उसका मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा।